विंटेज ज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ इतिहास में गुप्त वंश को पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के बारे में। गुप्त वंश में जैसे हम लोग इसको पढ़ते हैं, ये एक राष्ट्रीय वंश के रूप में इसको हम लोग पढ़ते हैं और भारतीय इतिहास में आपका देखे होंगे गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में एक नाम श्री गुप्त का नाम सुनते हैं, जिनके द्वारा गुप्त वंश की स्थापना कौन से समय में की गई थी। तो 4वीं सदी है ना, 4वीं सदी ईस्वी के आसपास हम लोग देखते हैं इसमें गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। भारत के संदर्भ में बात करते हैं ना, कौन से 4वीं सदी में श्री गुप्त के द्वारा। और कालांतर में उसी गुप्त वंश में अलग अलग शासकों ने शासन किया। जैसे हम लोग उसी में देखते हैं घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, फिर आपका समुद्रगुप्त के बाद आपका रामगुप्त के बाद उसके बाद हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपका कुमारगुप्त, फिर स्कंदगुप्त, है ना। ऐसे करके हम लोग अन्य बहुत सारे गुप्त वंश के शासकों को देखते हैं। इससे पहले हमने गुप्त वंश से पहले वाकटक वंश को पढ़ा था और वाकटक वंश में हमने क्या देखा था कि वाकटक वंश के जो शासक थे गुप्त वंश के अधीन इनके सामंत के रूप में शासन करते थे, है ना। तो चूँकि छत्तीसगढ़ या हमारे वर्तमान में जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ बोल रहे हैं, उस समय क्या कहा जाता था, दक्षिण कोसल के नाम से ये जाना जाता था। तो दक्षिण कोसल में वाकटकों की जब सत्ता थी तो वो जो है गुप्त वंश के अधीन सामंत के रूप में शासन कर रहे थे। और इस वजह से गुप्तों के द्वारा या गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा जो अलग अलग सिक्के जारी किए गए हैं, वो सिक्के हमारे छत्तीसगढ़ के अलग अलग भागों से प्राप्त होते रहे हैं। तो इसी को हम लोग छत्तीसगढ़ में गुप्त वंश के अंतर्गत क्या क्या जानकारियाँ मिली हैं, कहाँ से कौन से सिक्का मिला है, इसी को पढ़ते हैं। तो बात करेंगे गुप्त वंश में, है ना। 4वीं सदी ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना हुई थी। नाम मैंने बताया था, गुप्त वंश के संस्थापक के रूप में कौन, श्री गुप्त थे। यही गुप्त वंश के संस्थापक माने जाते हैं और इसके वास्तविक संस्थापक जिन्होंने सही में रूप से इसकी सत्ता को सुदृढ़ किया और व्यवस्थित किया, तो उनके रूप में वास्तविक संस्थापक के रूप में हम लोग एक नाम देखते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम, है ना। चंद्रगुप्त प्रथम, इनके द्वारा ही व्यवस्थित रूप से गुप्त वंश की सत्ता को संचालित करने के लिए एक सिस्टमेटिक तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। फिर आगे बात करते हैं इसमें नामकरण का तात्पर्य है कि गुप्त वंश की जब सत्ता स्थापित थी 4वीं सदी ईस्वी के आसपास, तो हमारे छत्तीसगढ़ को उस समय किस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे आपको दो नाम देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे एक दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल। दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल किसको कहा जाता था, हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग को छोड़ करके जो बाकी का मध्य भाग इलाका आता है, इस क्षेत्र को उस समय किस नाम से जाना जाता था, दक्षिण कोसल या आपका दक्षिणापथ के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा मध्य छत्तीसगढ़, है ना। मध्य छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है उस समय किस नाम से जाना जाता था, दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था। फिर आपका बस्तर संभाग, है ना, बस्तर संभाग जिसको हम लोग उस समय दंडकारण्य के नाम से जानते थे, या आपका दंडकारण्य का आप लोग सुने होंगे, अभी भी दंडकारण्य पठार करके पढ़ देते हैं, तो उसी को, है ना, दंडकारण्य आपका बस्तर, है ना, इसको याद रखिएगा। आपका बस्तर संभाग के रूप में आप समझ सकते हैं कि बस्तर संभाग को गुप्त काल में किस नाम से जाना जाता था, महाकांतार के नाम से जाना जाता था। याद रखेंगे कौन सा, महाकांतार। इसको एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था, तो याद रखेंगे मध्य भाग छत्तीसगढ़ का क्या कहलाता था, दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ। और छत्तीसगढ़ का जो दक्षिण भाग है जिसको हम लोग बस्तर संभाग कहते हैं वर्तमान में, उस समय गुप्त वंश के समय में वो कहलाता था आपका महाकांतार। एक मूवी बना है, आप लोग देखे होंगे, कांतारा मूवी, तो उसी पर बेस्ड है। मान के चलिए हमारा छत्तीसगढ़ का निचला एरिया भी इसी में आता था, इसीलिए आपका कांतार करके, है ना, महाकांतार याद रखेंगे। मूवी से भी रिलेट कर सकते हैं, कांतारा मूवी, इसीलिए छत्तीसगढ़ के लोग उसको प्रमोट भी कर रहे थे। तो यहाँ से आप लोग देख लेंगे दक्षिण कोसल अर्थात नीचे वाला जो एरिया आपका दंडकारण्य के क्षेत्र क्या कहलाता था, महाकांतार, और हमारे मध्य का भाग कहलाता था दक्षिणापथ या दक्षिण कोसल। आगे बात करते हैं, छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में इन नामों से जाना जाता था। इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है हमें, तो उसके लिए भी एक जानकारी का स्रोत या जानकारी, है ना, जानकारी स्रोत के रूप में याद रखेंगे। किससे हमें पता चलता है, तो हरिशेणकृत प्रयाग प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो हरिशेण कौन है, यहाँ पे आपको इतिहास पढ़े होंगे गुप्त वंश का, तो यहाँ पे आपको राष्ट्रीय वंश के रूप में एक जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि होता था या दरबारी कवि हुआ करता था, जिसको हम लोग हरिशेण के नाम से पढ़ते हैं। और यही हरिशेण जो है समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का लेखा जोखा रखता था, ब्यौरा रखता था। तो उसी को, है ना, इसी हरिशेण के द्वारा एक रचना लिखी गई है प्रयाग प्रशस्ति, और इसी प्रयाग प्रशस्ति से जानकारी मिलता है कि हमारे छत्तीसगढ़ को गुप्त काल में दक्षिण कोसल या दक्षिणापथ और महाकांतार बस्तर संभाग को इन नामों से जाना जाता था।
चलिए आगे बात करते हैं गुप्त वंश के लोग या यहाँ के जो राजा थे गुप्त वंश के, इनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती थी। तो इनकी उपाधि को याद रखेंगे महाराजाधिराज। इससे पहले मैंने वाकटक से भी आपको रिलेट कराया था। वाकटक लोग चूंकि इनके सामंत थे, इनके अधीन सामंत थे, तो उनके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती थी, महाराज की उपाधि धारण की जाती थी। और महाराज के ऊपर शासन करने के कारण इनको क्या कहा गया है, उनके ऊपर शासन करने के कारण महाराजाधिराज, है ना, महाराजों का भी अधिराज, ऐसा करके आप समझ सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। ये आपका महाराज की उपाधि किनके लिए था, वाकटक वंश के लिए था। वाकटक वंश के राजा लोग महाराज की उपाधि धारण करते थे और इस गुप्त वंश के शासक लोग जो है महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते थे। आगे बात करते हैं गुप्तकालीन किन किन शासकों के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से जानकारी मिलता है। तो उसमें आपको याद रखना है कौन कौन सा। यहाँ पे मैं एक सीक्वेंस लिख देता हूँ। समुद्रगुप्त से याद रखिएगा, है ना, समुद्रगुप्त, एक शासक आपको समुद्रगुप्त मिलेगा। इसके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से जानकारी मिलता है। समुद्रगुप्त का आपका देखे होंगे तो इतिहास में इनके दो पुत्र थे। एक बड़ा पुत्र इनका क्या कहलाता था, क्या नाम था, रामगुप्त का नाम सुने होंगे। इनके बड़े पुत्र का नाम रामगुप्त था। फिर आपका इनके एक और पुत्र थे जिनको आप लोग किस नाम से जानते हैं, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जानते हैं। ये दो पुत्र हुए, तो इनके बारे में जानकारी मिलता है। इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद इनका एक पुत्र हुआ, कौन सा, कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। तो इनके बारे में हमारे छत्तीसगढ़ से जानकारी मिलता है। और कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी एक और हुआ, आप नाम सुने होंगे, तो कौन सा, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। इसके बाद स्कंदगुप्त के बाद भी आपको एक और जानकारी मिलता है जो कि अंतिम शासक के, है ना, अंतिम समय में आपका 510 ईस्वी के आसपास छत्तीसगढ़ में शासनकर्ता के रूप में आपको देखने को मिलता है, कौन सा, भानुगुप्त, भानुगुप्त। तो ये जो शासक हैं इन्हीं के बारे में हमारे छत्तीसगढ़ में जानकारी मिला है और इन्हीं से संबंधित क्या क्या जानकारी मिली है उनको आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो पहला शुरू करते हैं कौन सा, समुद्रगुप्त। गुप्तकालीन प्रमुख शासक के रूप में शुरू करते हैं समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त का मैंने बताया था इनका एक दरबारी कवि था हरिसेठ, और इसी हरिसेठ ने इनके विजय अभियानों का उल्लेख किया है जिससे हमें समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखते हैं, हरिसेठ कृत प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार गुप्तवंशी राजा समुद्रगुप्त ने दक्षिण विजय अभियान के लिए कौशल, महाकांतार, कलिंग के मार्ग को अपनाते हुए दक्षिण कौशल के वाकटक राजा महेंद्र सेन को तथा महाकांतार के नलवंशी, है ना, यहाँ पे महाकांतार के शासक नलवंशी राजा व्याघ्रराज को हराया था। कौन कौन सा आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे दो शासक आपको देखने को मिल रहे होंगे। एक आपका दक्षिण कौशल, और मैंने बताया दक्षिण कौशल मतलब हमारे छत्तीसगढ़ का मध्य भाग। मध्य भाग में किनका शासन था, वाकटक राजा महेंद्र सेन का शासक था। वाकटक राजा महेंद्र सेन का शासक था, इनको पराजित किया। और दक्षिण से हमारे छत्तीसगढ़ के दक्षिण भाग अर्थात जिसको उस समय महाकांतार के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे, है ना, महाकांतार में किनका सत्ता था, किनका शासन था, तो नलवंशी राजाओं की सत्ता थी। और नलवंशी राजा व्याघ्रराज उस समय वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो इन दोनों को समुद्रगुप्त ने क्या किया था, पराजित किया था, इन दोनों को हराया था। किससे जानकारी मिलती है, तो समुद्रगुप्त के एक मैंने बताया था दरबारी कवि, किस नाम से जान रहे हैं इनको, हरिसेठ। इसको याद रखिएगा, हरिसेठ जो है समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और इन्हीं के द्वारा समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख किया गया है। किस में उल्लेख किया गया है, प्रयाग प्रशस्ति नामक एक लेख में, है ना, एक अभिलेख आपको देखने को मिलता होगा, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, और इसी में समुद्रगुप्त के विजय अभियानों का उल्लेख इनके द्वारा किया गया है। और यहाँ से हमें जानकारी मिलता है कि समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय अभियान के दौरान आपका दक्षिण कौशल के एक राजा महेंद्र सेन को पराजित किया और महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित किया था। तो दोनों का वंश याद रखेंगे। दक्षिण कौशल में इस समय कौन सा वंश का शासन था, वाकटक वंश का शासन था, और आपके महाकांतार में नल वंश का शासन था। तो इन दोनों को पराजित किया था। आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त ने दक्षिण कौशल एवं महाकांतार को विजय के बाद इन क्षेत्रों को अपनी ग्रहण मोक्ष अनुग्रह नीति के तहत अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया, अपितु आधिपत्य स्वीकार कराने के बाद पुनः छोड़ दिया। तो यहाँ पे आप समुद्रगुप्त की विजय अभियानों के रूप में कुछ नीतियाँ पढ़ते हैं। जैसे आपका इंडियन इतिहास के संबंध में बात करेंगे तो आपको कुछ नीतियाँ समुद्रगुप्त की देखने को मिलती है, जिसमें से एक आपका ग्रहण मोक्ष अनुग्रह है, एक आपका देखेंगे तो राज्य प्रशोभोद्धरण की नीति देखने को मिलती है, एक आपका देखेंगे तो परिचारिकृत की नीति देखने को मिलती है, और एक और इसी में देखेंगे तो कन्योपायन करके एक नीति देखने को मिलती थी। ये सब नीतियाँ क्या थी,
अलग अलग राजाओं के द्वारा समुद्रगुप्त के द्वारा उनके साथ जब युद्ध करते थे, उनको पराजित करते थे, तो उसके संदर्भ में अपनाई गई नीतियाँ थी। तो इसी संदर्भ में हम लोग समुद्रगुप्त की एक नीति देखते हैं। कौन सी नीति? ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति, है ना, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। इस नीति को याद रखिएगा, ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। और इसी नीति के तहत समुद्रगुप्त ने क्या किया? छत्तीसगढ़ के, या हमारे दक्षिण कोसल उस समय कहा जाता था, दक्षिण कोसल के राजा महेंद्र सेन को पराजित करने के पश्चात और आपके महाकांतार के राजा व्याघ्रराज को पराजित करने के पश्चात इनके राज्यों को क्या कर दिया? पुनः इन्हीं को सौंप दिया, पराजित कराया। पराजित करने के पश्चात क्या किया? इनको आधिपत्य स्वीकार करने के लिए कहा, और जैसे ही इन्होंने अधीनता स्वीकार की समुद्रगुप्त की, इनके राज्यों को पुनः इन्हीं राजाओं को क्या कर दिया गया? सौंप दिया गया। तो इनकी एक नीति है, इस नीति को याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पूछता है। कौन सी नीति के तहत इनके राज्यों को जीतने के पश्चात वापस सौंप दिया इन्हीं को करके? तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति के तहत क्या किया? इनको पराजित किया। पराजित करने के पश्चात आधिपत्य स्वीकार कराया और इनके राज्य को पुनः इन्हीं राजाओं को सौंप दिया गया। आगे बात करते हैं, समुद्रगुप्त की एक पत्नी का नाम उल्लेख मिलता है आपका रूपा देवी। और छत्तीसगढ़ में कहाँ से इनके बारे में जानकारी मिलती है? इसको भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, तो याद रखेंगे महासमुंद, है ना, आपका महासमुंद के कोपरा नामक ग्राम में समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करेंगे? नाम देखिए, समुद्रगुप्त के नाम में ही समुद्र जुड़ा हुआ है। चलिए देखते हैं समुद्रगुप्त, ये आपका समुद्रगुप्त दिखा है ना, समुद्रगुप्त के नाम में ही समुद्र जुड़ा हुआ है। तो याद रखिए ये समुद्र, और समुद्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? समुंदर भी बोल देते हैं, है ना, समुंदर भी बोल देते हैं। तो यहाँ से आप याद रखिएगा, ये महासमुंद समुद्र हो गया, ये भी महासमुंद याद रखेंगे। महासमुंद में ही आपका ये जुड़ा हुआ है, कौन सा? समुंदर करके इसको भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। तो महासमुंद जिले में एक जगह है, कौन सा जगह? कोपरा नामक गांव से समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसको भी याद रख लीजिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि कहाँ से आपका समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो याद रखेंगे कहाँ से प्राप्त हुआ है? समुद्रगुप्त की पत्नी रूपा देवी का साक्ष्य आपका महासमुंद जिले में कोपरा नामक गाँव से प्राप्त हुआ है। आगे बात करते हैं, मैंने बताया समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी के रूप में कौन था? इनके पश्चात रामगुप्त को उत्तराधिकारी, है ना, उत्तराधिकारी बनाया गया था। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है अगला शासक कौन रहेगा? रामगुप्त। ये मुफ्त लिखा गया, इसको गुप्त कर लेंगे, रामगुप्त यहाँ पे, है ना, अगला उत्तराधिकारी आपको देखने को मिलेगा रामगुप्त। तो बात करते हैं, इनका सिक्का सन 1972 में दुर्ग के बानाबरत से प्राप्त हुआ है। रामगुप्त का सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है? दुर्ग जिले के बानाबरत से प्राप्त हुआ है। तो उसको भी पूछता है एग्जाम में, दुर्ग जिले के बानाबरत से इनका सिक्का प्राप्त हुआ है। किनका? रामगुप्त का। तो यहाँ पे केवल रामगुप्त का ही सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब सिक्कों का एक ढेर प्राप्त हुआ है, और उस सिक्कों के ढेर में रामगुप्त का सिक्का जो प्रमुख रूप से पाया गया है, और इसके अतिरिक्त अन्य जो गुप्तवंशी राजा हैं इनके भी सिक्का यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बात करते हैं इन्हीं में, इन स्वर्ण सिक्कों में एक सिक्का कांचगुप्त का है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, केवल रामगुप्त का सिक्का प्राप्त नहीं हुआ है, उनके अतिरिक्त अन्य राजाओं के भी सिक्का यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। तो उसमें याद रखेंगे एक स्वर्ण सिक्का किनका है? कांचगुप्त का है। फिर आगे एक स्वर्ण सिक्का कुमारगुप्त का है ना, एक मिल गया आपका कांचगुप्त का, दूसरा कौन सा? कुमारगुप्त का। एवं 7 स्वर्ण सिक्के स्कंदगुप्त, है ना, 7 स्वर्ण सिक्के किनके हैं? स्कंदगुप्त के। तो यहाँ से याद रखिएगा दुर्ग के बानाबरत से किनके किनके सिक्के प्राप्त हो रहे हैं? एक तो आपका रामगुप्त का सिक्का प्राप्त हो रहा है प्रमुख रूप से, है ना, उसके अतिरिक्त अन्य जो सिक्कों में है एक स्वर्ण सिक्का कांचगुप्त का, एक स्वर्ण सिक्का आपके कुमारगुप्त का है, और 7 स्वर्ण सिक्के जो हैं यहाँ पे स्कंदगुप्त के प्राप्त हुए हैं। तो इतना को याद रखिएगा। चलिए, और इन सिक्कों को वर्तमान में कहाँ पर रखा गया है? तो याद रखिएगा इन सिक्कों को महंत घासीदास संग्रहालय जो कि रायपुर में स्थित है, यहाँ पर रखा गया है। वर्तमान में आपको देखने की इच्छा है तो आप चले जाइएगा रायपुर में, कौन सा संग्रहालय? महंत घासीदास संग्रहालय रायपुर में स्थित है, और यहीं पे इन सिक्कों को क्या किया गया है? रखा गया है। चलिए आगे बात करते हैं। रामगुप्त के पास आपका भारत के इतिहास में पढ़े होंगे तो रामगुप्त क्या था? थोड़ा सा कायर टाइप का शासक था। आपका शकों के साथ उनको पता होगा, अगर इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो शकों के साथ इनका युद्ध होता है रामगुप्त का, और उस युद्ध में ये पराजित हो जाते हैं, और बदले में शकों के द्वारा रामगुप्त से क्या मांग की जाती है? उनकी जो पत्नी रहती है ध्रुव स्वामिनी,
उनको सौंपने की बात की जाती है। तो उसमें रामगुप्त जो है मान जाता है, और ये बात जो है रामगुप्त के जो छोटे भाई थे चंद्रगुप्त उनको पसंद नहीं आती, और उस वजह से अपने स्वयं के भाई को क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद ये जो है राजा बनते हैं, कौन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो बात करते हैं हम यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। अगला रामगुप्त के बाद अगला शासक कौन बनेगा, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय बनेगा। तो इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। याद रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय की एक पुत्री थी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री क्या नाम था, प्रभावती का विवाह वाकटक वंशी राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ हुआ था। वहाँ पे मैंने वाकटक वंश के बारे में भी बताया था। वाकटक वंश में रुद्रसेन द्वितीय नामक एक शासक हुआ था, जिनका विवाह इसी चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी आपका प्रभावती गुप्त, इनके साथ विवाह हुआ था। आगे बात करते हैं कि रुद्रसेन की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने संरक्षिका के रूप में सत्ता का संचालन किया या सत्ता की बागडोर संभाली थी। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बाहुबली मूवी में देखे ही होंगे कि कौन जो मुख्य राजा रहता है उसका डेथ हो जाता है, तो शिवगामी जो रहती हैं वो किसके रूप में, संरक्षिका के रूप में सत्ता का संचालन करती हैं ना, जब तक उनके दोनों जो पुत्र हैं वो क्या होते हैं, बड़े नहीं हो जाते। तो यहाँ पर भी सेम आप समझ सकते हैं, प्रभावती गुप्त को कैसे समझिएगा, एक शिवगामी, बाहुबली मूवी में शिवगामी की भूमिका में जो रहती हैं वैसे ये भी शिवगामी की भूमिका में थी, और इनके दो पुत्र, वहाँ पे आप लोग देखे होंगे किनको, भल्लाल देव और आपका बाहुबली को। तो यहाँ पे किनका याद रखना है, दामोदर सेन और दिवाकर सेन, यहाँ पे दो पुत्र थे, और उन दोनों की संरक्षिका के रूप में कौन शासन कर रही थी, प्रभावती गुप्त जो है संरक्षिका के रूप में सत्ता का संचालन कर रही थी। ठीक है, आगे बात करते हैं, जिसमें गुप्त साम्राज्य के राज कर्मचारियों की सहायता ली जाती थी। तो यहाँ पे देखिए, अब चूंकि प्रभावती गुप्त कौन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री हैं, तो अपने राज्य की संरक्षण के लिए, अपने राज्य के सत्ता संचालन में अपने पिता से संपर्क करेंगे ही, है ना, जो वहाँ के योग्य कर्मचारी अधिकारी हैं उनसे सहायता के लिए बोलेंगे ही। तो इसीलिए आपको याद रखेंगे, वहाँ से रिलेट करके गुप्त वंश के जो प्रमुख कर्मचारी वगैरह होते थे, इनकी भी सहायता इन प्रभावती गुप्त के द्वारा वाकटक वंश की सत्ता संचालन में ली जाती रही थी। आगे बात करते हैं, खरसिया रायगढ़ जिला में आता है, आपको पता होगा। खरसिया के समीप एक गांव से चंद्रगुप्त, है ना, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपको याद रखेंगे, चंद्रगुप्त की क्या थी, उपाधि थी। तो आपको चंद्रगुप्त और विक्रमादित्य देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, चंद्रगुप्त की ही उपाधि थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के धनुधारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी एग्जाम में पूछता है कि कहाँ से समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त के धनुधारी प्रकार के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से याद रखिएगा, खरसिया रायगढ़ जिले में आता है खरसिया, और इसी के निकट एक गाँव से चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। आगे बात करते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के बारे में आप लोग सुने होंगे। इनके नवरत्नों में आप एक नवरत्न देखते होंगे, इनके नवरत्नों में सम्मिलित कालिदास ने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी। मैंने आपको कहाँ पे बताया था, वाकटक वंश का पढ़े थे, है ना, तो वहाँ पर भी मैंने बताया था कि आपका प्रभावती गुप्त का जो पुत्र है वो जब सत्ता का संचालन करता है, शासक बनता है, तो उन्हीं के शासन काल में क्या होता है, ये छत्तीसगढ़ के प्रवास में आते हैं, और रामगढ़ की पहाड़ी आपको पढ़े होंगे, सरगुजा जिला में, वहाँ पर मेघदूतम की रचना करते हैं। और उसी सरगुजा की रामगढ़ की पहाड़ी के आसपास के चारों ओर की सुंदरता को देख करके उसे क्या की संज्ञा देते हैं, छत्तीसगढ़ में, है ना, स्वर्ग का द्वार, स्वर्ग के द्वार की संज्ञा दी थी। तो यहाँ पे याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मेघदूतम ग्रंथ की रचना की थी, जिसमें वर्णित रामगिरी छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित है। यहाँ तक बात कर लिए। आगे बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अगले शासक के रूप में। यहाँ तक हो गया आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद मैंने बताया था उसका उत्तराधिकारी कौन बना, कुमारगुप्त बना था। तो अगला कुमारगुप्त के बारे में कहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं, कहाँ से क्या जानकारी मिली है, इसको देखते हैं। चलिए, इसमें एक आपको देखने को मिल रहा है, आरंग में कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। तो इसको आप रिलेट कैसे करेंगे, कुमारगुप्त के मयूर सिक्के, है ना, तो यहाँ से याद रखेंगे, आरंग दिख रहा होगा, है ना, आरंग में इस रंग को याद रखिएगा, रंग से आपको क्या देखने को मिलेगा, मयूर का पंख देखे हैं कैसा रहता है, रंग बिरंगा रहता है। तो यहाँ से याद रखेंगे आरंग, आरंग से, है ना, कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के प्राप्त हुए हैं। उसको रिलेट कर लेंगे कैसा, आरंग में आपको रंग से रिलेट करना है। रंग मतलब आपका मयूर का सिक्का देखे होंगे, रंग बिरंगा दिखता है, तो रंग बिरंगा आपका मयूर का पंख रहता है, तो उसी से रत्न जड़ित मयूर सिक्का किनका प्राप्त हुआ है, यहाँ पे आरंग से प्राप्त हुआ है, गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त का।
आगे बात करते हैं रायपुर में, रायपुर जिले के पिटाईवल्द ग्राम में 40 सिक्के प्राप्त हुए हैं। दूसरा याद रखेंगे, पहला हमने देखा आपका कहाँ पे आरंग से रत्न जड़ित मयूर सिक्का प्राप्त हो रहा है, दूसरा आपका रायपुर के पिटाईवल्द ग्राम में 40 सिक्के प्राप्त हो रहे हैं। फिर आगे बात करते हैं, इन सिक्कों में गुप्तवंशी राजाओं महेंद्रादित्य एवं क्रमादित्य का उल्लेख मिलता है। महेंद्रादित्य और क्रमादित्य क्या था, ये उपाधियां थी। जैसे मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि क्या थी, विक्रमादित्य थी, उसी प्रकार आपका यहाँ पे देखेंगे तो आपका कुमारगुप्त की उपाधि क्या थी, महेंद्रादित्य थी, और क्रमादित्य किनका, स्कंदगुप्त की जो उपाधि थी वो क्या था, क्रमादित्य था। तो इन्हीं उपाधियों से आपका इन सिक्कों में जानकारी मिलता है। इन सिक्कों में याद रखिए गुप्तवंशी राजा महेंद्रादित्य क्रमादित्य का नाम को उल्लेखित है, और ये नाम मैंने बताया कुमारगुप्त एवं स्कंदगुप्त के थे, है ना। स्कंदगुप्त और कुमारगुप्त इन्हीं दोनों की क्या थी, ये उपाधियां थी। आगे बात करते हैं खैरताल, रायपुर है ना, खैरताल रायपुर, एक्चुअल में खैरताल आपका रायपुर लिखा है, आपको पता होगा रायपुर से अलग होकर बलौदा बाजार जिला बना है। तो बलौदा बाजार में आप भाटापारा से आपका 20 किलोमीटर की ओर एक गांव देखने को मिलता है, ये खैरताल वहाँ पे स्थित है एक्चुअल में, है ना। तो यहाँ से खैरताल में आपको क्या मिलेगा, गुप्त वंश के 215 उत्पीड़ितांक सिक्काएँ या मुद्राएँ प्राप्त हुए हैं। तो इसको भी आप रिलेट कर सकते हैं, खैर है ना, खैर मतलब आप उत्पीड़ित करने वालों का खैर नहीं करके, उत्पीड़ित करने वालों का खैर नहीं करके यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। तो खैरताल से क्या मिला है, उत्पीड़ितांक सिक्का प्राप्त हुआ है। कितना संख्या में मिला है, 215 उत्पीड़ितांक सिक्का कहाँ से प्राप्त हुआ है, खैरताल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, और इन सिक्कों में भी किनकी उपाधि, महेंद्रादित्यस्य, है ना, महेंद्रादित्यस्य उत्कीर्ण है ना। इन सिक्कों में भी याद रखेंगे महेंद्रादित्य से उत्कीर्ण है, और महेंद्रादित्य पुनः किनकी उपाधि थी, इसी कुमारगुप्त की उपाधि थी, है ना। तो याद रखेंगे महेंद्रादित्यस्य, या महेंद्रादित्य याद रखेंगे तो आपका कुमारगुप्त की ही उपाधि थी। आगे बात करते हैं कुल्या से प्राप्त महेंद्रादित्य का सिक्का जो है आपकी ब्राह्मी लिपि में इसमें गुप्त लिखा हुआ है। ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा है, गुप्त लिखा हुआ है। आपका कुल्या कहाँ आता है, बालोद जिले में आता है। तो बालोद जिले के कुलिया से भी आपको क्या मिला है, महेंद्रादित्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं। और महेंद्रादित्य कौन है, पुनः याद रखेंगे कुमारगुप्त ही आपका इन उपाधि के रूप में महेंद्रादित्य के रूप में हमें देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं भानुगुप्त। तो भानुगुप्त कौन है, इस वंश में एक प्रमुख शासक था, और भानुगुप्त में इनकी सत्ता आपको मान के चलिए आपको लगभग 510 ईस्वी के आसपास देखने को मिलती है। और इसी कारण से इनका एक अभिलेख मिलता है, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख 510 ईस्वी का है, जो कि है ना यहाँ पे सरबपुरी वंशी, इसमें है ना याद रखेंगे सरबपुरी वंशी, है ना, सरबपुरी वंशी या सरबपुरी राजा सरबराज, इसमें याद रखेंगे सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। किसमें, भानुगुप्त के एरड़ अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का है, इसमें सरबपुरी राजा सरबराज का वर्णन मिलता है। और इसमें विशेष के रूप में याद रखेंगे सरबराज, इसके बाद हम लोग आगे में पढ़ेंगे सरबपुरी वंशी या सरबपुरी राजाओं के बारे में। तो वहाँ पे आपका सरबराज के बारे में क्या क्या जानकारी मिला है उसको और डिटेल से देखेंगे, है ना। इसमें विशेष में याद रखिएगा एक पॉइंट, गुप्त युग के प्रारंभ में दक्षिण कौशल उत्तर दक्षिण 2 भागों में बटा हुआ था। मतलब गुप्त वंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ 2 भागों में बटा हुआ था, एक भाग उत्तर और एक भाग दक्षिण में था, है ना। उत्तरी भाग में आपका बिलासपुर, रायपुर एवं संबलपुर क्षेत्र शामिल था, और दक्षिण भाग में, है ना, उत्तरी भाग में राजा कौन था, महेंद्र। शुरू में आप लोग देखे होंगे वहाँ पे किनके द्वारा, समुद्रगुप्त के द्वारा दक्षिण कौशल के राजा महेंद्र सेन को पराजित किया था। तो आपका उत्तरी भाग में इसी महेंद्र सेन वाकटक वंश का जो राजा था इसकी सत्ता थी, और दक्षिण भाग में जिसमें महाकांतार कहा जाता था वहाँ पे नल वंशी शासक व्याघ्रराज का शासन था। चलिए, इतना को हमें गुप्त वंश के बारे में याद रखना है। आगे बात करते हैं गुप्तवंशी शासकों के जो सिक्के हमने देखा था उसी के एक शॉर्ट में एक बार देख सकते हैं कहाँ से किसका किसका सिक्का मिला है। आपका रायपुर जिले में एक जगह आता है, कौन सा जगह, पहले एक बार देख चुके हैं इनको, तो एक बार स्पीड में शॉर्ट में और देख सकते हैं। यहाँ से
रायपुर जिला में एक जगह आपको देखने को मिला था आरंग, जहाँ पे आपका कुमारगुप्त का कौन सा सिक्का मिला था, रत्न जड़ित मयूर सिक्का मिला था। ये रिवीजन के लिए है, पहले इसी को हम लोग देख चुके हैं। आगे बात करते हैं, इसी में एक जगह हमने देखा था पिटाईवल्द, और पिटाईवल्द से कुमारगुप्त के 40 सिक्के प्राप्त हुए थे, जिसमें आपका गुप्तवंशी राजाओं के उपाधियों का उल्लेख मिलता था। कौन कौन सी उपाधियां थी, एक महेंद्र आदित्य था और दूसरा आपका विक्रमादित्य, सॉरी ये विक्रमादित्य को सुधार लेंगे, यहाँ पे क्या था, क्रमादित्य, क्रमादित्य है ना। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या थी, क्रमादित्य, इस उपाधि का उल्लेख मिलता है। फिर आपका हमने देखा था रायगढ़ जिले में खरसिया के निकट एक ग्राम से विक्रमादित्य का धनुर्धारी प्रकार का सिक्का मिला था, जो कि किसका था, स्वर्ण से निर्मित था, स्वर्ण सिक्का था। फिर आगे हमने बात किया था आपका पिट्टईवल्द करके, यहाँ पे एक और देखा था, सॉरी गरियाबंद के पीतेबंद करके एक गांव है, यहाँ से कुमारगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के सिक्के प्राप्त हुए हैं। फिर आपका दुर्ग जिले में हमने देखा था बानाबरत, बानाबरत से किनके सिक्के, कुमारगुप्त का एक सिक्का मिला था स्वर्ण का, स्कंदगुप्त का 7 सिक्का, और इसी में कांचगुप्त, इसको याद रखेंगे, कांचगुप्त का एक स्वर्ण सिक्का प्राप्त हुआ है। जिसे इसी कांचगुप्त को आपको कहीं कहीं पे कच्छगुप्त करके भी देखने को मिलता है, कच्छगुप्त या कांचगुप्त दोनों याद रखेंगे, एक ही आदमी का नाम है, और यहाँ से एक स्वर्ण सिक्के इनके भी प्राप्त हुए थे। फिर हमने देखा था खैरताल, खैरताल आपका कहाँ पे स्थित है, मैंने बताया था आपको भाटापारा के निकट स्थित है, ये भाटापारा के निकट स्थित है, बलौदाबाजार जिले में आता है ये। खैरताल से आपका कुमारगुप्त के 215 उत्पीड़ितांक सिक्के प्राप्त हुए थे। फिर आपका याद रखेंगे बलौदाबाजार में ही आपका ये भी आपका यही है, खेरनाल लिखा है, एक्चुअल में खैरताल ही है ना, खैरताल से ही आपका 54 सिक्के और प्राप्त हुए थे। बालोद जिले में आपको एक जगह बताया था मैंने कुलिया, जहाँ से कुमारगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने बताया था ब्राह्मी लिपि में क्या लिखा हुआ है, गुप्त करके लिखा हुआ है, इतना याद रखेंगे।